हाँ जी, कैसे हो आप सब? सब ठीक ठाक, कुशल मंगल। चलो जी, आज हम कोशिश करेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को उसके अंजाम तक पहुंचाया जा सके। तो अब जो रिमेनिंग चैप्टर रह गए हैं आइएगा उन पर। और जैसे मैंने डिस्कस किया था, कल भी हमारी कंसिडरेशन की क्लास हुई थी जब आप बिना तैयारी के आए थे। आज जो क्लास है वो फ्री कंसेंट की प्लस कैपेसिटी ऑफ पार्टीज की है, तो प्लीज क्वेश्चन आंसर्स को पहले पढ़ के आइएगा ताकि हम लोग केवल प्रेजेंटेशन पे जोड़ दें। अपनी कॉपीज के अंदर बेशक प्रेजेंटेशन करना मत, मतलब बेशक लिखना मत। इतने सारे क्वेश्चन हैं तो कैसे लिख पाओगे एक ही दिन में। मगर ये जरूर लिख देना कि आप क्या सोचते हैं, मतलब कि इसके अंदर आप, अगर आपको कह दिया जाए कि ये सारे के सारे क्वेश्चन मान लीजिए 4 नंबर पे आए हैं, तो आप इनके अंदर क्या क्या लिखेंगे। मेरी बात समझ रहे हैं अब आप? कि अगर ये मान लीजिए सारे के सारे क्वेश्चन 4 नंबर पे आए हैं तो आप इनमें क्या क्या लिखेंगे, इस हिसाब से उन्हें प्रेजेंट करने का तरीका देखना है आपने। ठीक हो गई इतनी बात? क्लियर है? चलिए, तो आज जो हम चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं उनका नाम क्या होगा? क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट होगा, एंड कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट होगा, एंड और क्या होगा, और क्या होगा, और क्या होगा? वेजरिंग, वेजरिंग होगा। ठीक है, चलिए जी देखना शुरू करते हैं, आइएगा। चलो जी, सबसे पहले हम शुरू करते हैं कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। कंटिंजेंट का मतलब होता है डिपेंड होना। तो मतलब एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो डिपेंड करता है, अच्छा किसके ऊपर? किसी घटना के ऊपर। यानी कि ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसका होना या ना होना डिपेंड करता है किसी घटना के ऊपर, उसे क्या कहते हैं? कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, जिसका होना या ना होना किसी घटना के ऊपर डिपेंड करता है। ओके, तो पढ़िएगा। अ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट जिसमें आप या तो कुछ कहोगे, कुछ करोगे, टू डू और नॉट टू डू समथिंग, कि मैं कुछ काम करूंगा या नहीं करूंगा। इफ सम इवेंट, अगर वो घटना घट गई तो, अगर वो घटना घट गई तो, फॉर एग्जाम्पल मैं ये काम करूंगा या नहीं करूंगा। से फॉर एग्जाम्पल मैंने बिल्डर को कहा, जो कि मेरा मकान बना रहा था, मैंने कहा मैं तुझे 10 लाख रुपए दूंगा, हे बिल्डर मैं तुझे 10 लाख रुपए दूंगा अगर आर्किटेक्ट तेरे द्वारा बनाए हुए मकान को अप्रूव कर देता है। अगर आर्किटेक्ट तेरे द्वारा बनाए हुए मकान को अप्रूव कर देता है, आर्किटेक्ट का सर्टिफिकेट मुझे मिल जाता है, तो मैं तुझे 10 लाख रुपए दूंगा। अब मेरा 10 लाख रुपए देना, क्या मैं कह सकता हूं किसी घटना पे डिपेंड करेगा? यस। वो क्या है? आर्किटेक्ट का सर्टिफिकेट देना। तो इसे कहते हैं कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, फिर तो ये तो हुआ टू डू। अब नॉट टू डू भी आता है। नॉट टू डू मतलब एलआईसी ने मुझे कहा हे पोपली, मैंने कहा हाँ एलआईसी। एलआईसी ने कहा हे पोपली, हमने सुना है तेरी शिप आ रही है, मैंने कहा हाँ शिप आ रही है। एलआईसी ने कहा अगर वो शिप डूब गई तो हम तुझे 10 लाख रुपए दे देंगे। अगर वो तेरी शिप डूब गई, जो शिप आ रही है, अगर वो जहाज तेरा डूब गया तो हम तुझे 10 लाख रुपए दे देंगे। यानी कि अब कुछ घटना, मतलब कुछ ना होने पे हो रहा है कि शिप नहीं आई, शिप नहीं आई तो हम तुझे 10 लाख रुपए दे देंगे। यानी कि किसी घटना के होने पे भी हो सकता है, ना होने पे भी हो सकता है कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। ठीक हो गई इतनी बात? अब सवाल उठा कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट के कुछ एसेंशियल फीचर क्या हैं।
तो मैं कह सकता हूं कि कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जो कि किसी या तो घटना के होने पर या ना होने पर, फॉर एग्जाम्पल शिप संक, शिप डूब गई, इन चीजों पे डिपेंड करता है, इन चीजों पे डिपेंड करता है, होने पर भी डिपेंड कर सकता है। फॉर एग्जांपल एलआईसी कहता है कि अगर पोपली तेरे घर में आग लग गई, तेरे वेयर हाउस में आग लग गई, तो हम तुझे 1 करोड़ रुपए देंगे। अब किसी घटना के होने पर आग का लगना ये कोई हैपनिंग है, शिप का डूबना, शिप का ना आ पाना, अगर तेरी शिप ना आ पाई तो मतलब नॉन हैपनिंग है। तो ये हैपनिंग पे भी हो सकता है, नॉन हैपनिंग पे भी हो सकता है, फायर। ठीक है जी। अब मैं एलआईसी के एग्जांपल ही क्यों ले रहा हूं, क्योंकि ध्यान रखना जितने भी इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट होते हैं सारे के सारे इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। क्योंकि सारे के सारे इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, इसलिए मैं उनका एग्जांपल ले रहा हूं। ये बेस्ट, ये परफेक्ट एग्जांपल है कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट के। ठीक है जी। नेक्स्ट कहता है इवेंट जो है ना वो कोलेटरल होना चाहिए टू द कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट बस उसी के ऊपर ही डिपेंड होना चाहिए। मुझे बताओ एलआईसी मुझे 1 करोड़ रुपए देगा, कब देगा, अगर आग लग गई वेयर हाउस में। एलआईसी मुझे 1 करोड़ रुपए देगा, कब देगा, अगर मेरी शिप डूब गई तो, अगर मेरी शिप ना आ पाई तो। यानी कि कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड करेगा इस इवेंट के ऊपर ही, तो इवेंट मस्ट बी कोलेटरल टू द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है जी। जैसे कि मैंने अभी आर्किटेक्ट वाला एग्जांपल लिया था, ये एग्जांपल आप कोट कर सकते हो। ध्यान रखना कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट पे क्वेश्चन आ जाए अगर, तो फिर इसके एसेंशियल फीचर कई बार आपको काम में आ सकते हैं, तो इसलिए ये एग्जांपल ये वाला कोट कर सकते हो, ये वाला, ये एसेंशियल फीचर्स में ये वाला एग्जांपल कोट कर सकते हो, ध्यान रखना। फिर क्या कहता है, कहता है अनसर्टेन इवेंट होना चाहिए, तो इवेंट अनसर्टेन ही होना चाहिए, ये पक्की बात थोड़े ना है कि घटना घटेगी घटेगी, तो इसलिए अनसर्टेन इवेंट होना चाहिए। आई होप क्लियर है इतना। चले अब कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड कुछ रूल्स बने हुए हैं, वो रूल्स क्या कहते हैं। अच्छा, जब भी कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर रूल्स पे क्वेश्चन आ जाए ना, तो अगर सेक्शन याद करना चाहो तो कर लेना। एज पर सेक्शन 32 to 36 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कोई आपको अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं है, 32, 33, 34, 35 अलग लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा लिखना है एज पर सेक्शन 32 to 36, सेक्शन 32 to सेक्शन 36 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। क्लियर हो गई इतनी बात, एक तो तुम हाँ नहीं बोलते। हाँ जी, तो एज पर सेक्शन 82 to 86, 32 to 36 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। अब रूल्स क्या हैं, रूल्स देखिएगा। पहला, कॉन्ट्रैक्ट कंटिंजेंट अपॉन द हैपनिंग, हैपनिंग के ऊपर डिपेंड करता है अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट, तो मुझे बताओ क्या होगा। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट किसी घटना के घटने पे डिपेंड करता है तो देखो जी कैसे होगा, हैपनिंग के ऊपर डिपेंड करता है, लिखने की जरूरत नहीं है, केवल एग्जांपल समझना। ये राम है, ये एलआईसी है। एलआईसी वालों ने राम को कहा, राम अगर तेरे मकान में आग लग गई, फायर, तो हम तुझे 1 करोड़ रुपए देंगे। यहां पर हो गया कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है जी। अब यहां दो केसेस बन सकते हैं, फायर या नो फायर। अब अगर फायर हुआ तो कॉन्ट्रैक्ट, तो एलआईसी को पैसे देने पड़ेंगे, यस, घटना के घटते ही ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो जाएगा। परंतु अगर फायर नहीं हुआ तो कॉन्ट्रैक्ट बेकार हो गया, फिर वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। पर जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट हुआ वैसे ही ये कॉन्ट्रैक्ट कौन सा कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट समझ आया। तो कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट आगे चलकर या तो घटना घट गई तो वैलिड हो जाएगा, नहीं तो वॉइड हो जाएगा, बस बड़ी सीधी सी बात है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं ना, कोई हाँ ना कोई ना। तो क्या कहता है, कहता है सच कॉन्ट्रैक्ट कैन बी एनफोर्स्ड बाय द लॉ ओनली व्हेन दैट इवेंट हैज हैपेंड, यानी कि ये कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सेबल कब होते हैं, केवल केवल तब जब ये इवेंट, जब ये घटना घट जाए। अगर ये घटना ना घटे, मतलब इफ द इवेंट बिकम इम्पॉसिबल, तो ये कॉन्ट्रैक्ट भी वॉइड हो जाते हैं। तो ये कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाते हैं, वॉइड हो जाते हैं। सर मान लो हमारे पास इंश्योरेंस है और कुछ हुआ ही ना, तो कभी भी तो उससे पैसे का क्या होगा, तो उस पैसे का नहीं मिलेगा ना तुम्हें। अगर तुम फायर वगैरह से इंश्योरेंस करा के आते हो, 1 साल का कराते हो, 1 साल में फायर नहीं हुआ तो तुम्हारा प्रीमियम था वो गया, खत्म हो गया, तो वो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा 1 साल बाद। तो वही तो बता रहा हूं कि 1 साल बाद वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। आइए, तो ये तो हमने कहा कॉन्ट्रैक्ट कंटिंजेंट।
कॉन्ट्रैक्ट अगर कंटिंजेंट होगा ऑन द हैपनिंग, तो फिर इन्फोर्सेबल कब होगा? इन्फोर्सेबल कब होगा? जब वो घटना घटेगी। और नहीं कैरी फॉरवर्ड नहीं होता, आपका प्रीमियम कैरी फॉरवर्ड नहीं होता, अगले साल का दोबारा से आपको प्रीमियम देना पड़ता है। ठीक है झा साहब? तो कहता है सच कॉन्ट्रैक्ट कैन बी एनफोर्स्ड, यानी कि उन पे एक्शन लिया जा सकता है व्हेन द इवेंट हैपेंड, परंतु अगर इवेंट इम्पॉसिबल हो जाए तो ये कॉन्ट्रैक्ट भी वॉइड हो जाते हैं। समझ आ गई बात? भाई बोलो ना हाँ। इसकी एक्सप्लेनेशन याद कर लेना, आसान है काफी, कोई जरूरत नहीं है किसी एग्जाम्पल को करने की। आगे बढ़ते हैं। फिर कहता है कॉन्ट्रैक्ट कंटिंजेंट अपॉन द नॉन हैपनिंग। अगर मैं नॉन हैपनिंग की बात करूं, राम LIC कहता है कि अगर शिप कुड नॉट रिटर्न तो वो मुझे 1 करोड़ रुपए देगा। अगर मेरी शिप ना आ पाई तो LIC मुझे 1 करोड़ रुपए देगा। अब 1 करोड़ रुपए कब मिलेगा? शिप के आने पे या ना आने पर? ना आने पर। अच्छा जी, ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ। शिप आ गई और शिप डूब गई, संक मतलब डूब गई, तो डूबने पे ये वैलिड हो जाएगा, क्योंकि ना होने पर 1 करोड़ रुपए मिलना है, तो डूबते ही वैलिड हो जाएगा, और शिप के आते ही क्या हो जाएगा? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर हो गई इतनी बात? अगर शिप आ गई तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है, और ना आई डूब गई तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। क्या डन का मैसेज मिल जाएगा मुझे? चले एक बार शिप बना के दिखा दो। अरे मेरे अंदर का कलाकार जगाना चाह रहे हैं, बताओ। ये चाह रहे हैं कि मैं ड्राइंग भी क्लास के अंदर सिखा दूं। बताओ क्या क्या सिखाऊं? एक ही क्लास के अंदर संगीत भी सिखाऊं, ड्राइंग भी सिखाऊं, लॉ भी सिखाऊं? क्या समझ रखा है तुमने मुझे? लियोनार्डो दा विंची? चले कॉन्ट्रैक्ट कंटिंजेंट अपॉन द नॉन हैपनिंग। नॉन हैपनिंग मतलब अब ये कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स कब किए जा सकते हैं? एनफोर्स का मतलब एक तो हमारे को ये अंग्रेजी सुन के ही ना दर्द उठता है कुछ जगहों पर कि अरे क्या लिख दिया। इनफोर्स का मतलब होता है सच कॉन्ट्रैक्ट कैन बी इनफोर्स का मतलब होता है कि इन कॉन्ट्रैक्ट पर एक्शन लिया जा सकता है। एक्शन लिया जा सकता है मतलब ये वैलिड कहलाएंगे कब? व्हेन द हैपनिंग ऑफ दैट इवेंट बिकम इम्पॉसिबल, मतलब जब शिप डूब जाए। ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं? एग्जाम्पल लिखने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी अगर इसका एग्जाम्पल याद देख सकते हो तो एक बार देख लो, कोई दिक्कत नहीं है सेकंड पॉइंट वाले का। अब आइएगा थर्ड पॉइंट के। थर्ड पॉइंट कहता है कॉन्ट्रैक्ट कंटिंजेंट अपॉन द फ्यूचर कंडक्ट ऑफ अ पर्सन। फ्यूचर कंडक्ट ऑफ अ पर्सन, ओके ओके ओके। कैसे? इसका एग्जाम्पल ही ध्यान रखना। कहता है A agrees to pay a sum of money if B marries C। A कहता है B को कि अगर तूने C से शादी कर ली ना तो मैं तुझे पैसे दूंगा। C मैरिज D, बोले C ने वहां पे D से मैरिज कर ली, तो अब पैसे मिलेंगे या नहीं? नहीं, अपॉर्चुनिटी खत्म। हालांकि ये पॉसिबल है कि सी ने डी से मैरिज की और डी वहां लुढ़क जाए और फिर दोबारा सी और डी का मिलन हो जाए, बट फिलहाल एज ऑफ नाउ तो इंपॉसिबल हो चुका है ना। एज ऑफ नाउ तो इंपॉसिबल हो चुका है। ठीक है, जो एक्सप्लेनेशन पढ़ना चाहते हैं वो देख सकते हैं। अगर मान लीजिए कॉन्ट्रैक्ट किसी फ्यूचर कंडक्ट ऑफ अ लिविंग पर्सन पे डिपेंड करता है, किसी जीवित आदमी के फ्यूचर कंडक्ट पे डिपेंड करता है, तो ये इवेंट इंपॉसिबल हो जाएगा अगर वो व्यक्ति ऐसा कुछ कर जाए जिसकी वजह से इंपॉसिबल हो जाए कॉन्ट्रैक्ट को निभाना। जिसकी वजह से फॉर एग्जांपल उसने कहीं और विवाह कर लिया, तो इंपॉसिबल हो चुका है कॉन्ट्रैक्ट को निभाना। तो बोलो हर हर गंगे, बोलो बोलो हर हर गंगे। क्लियर? चले फिर कहता है कॉन्ट्रैक्ट कंटिंजेंट अपॉन द हैपनिंग ऑफ स्पेसिफाइड इवेंट विद इन अ फिक्स्ड टाइम। अब बस एक थोड़ी सी बात समझ में रखना, कॉन्ट्रैक्ट कंटिंजेंट है ऑन द हैपनिंग, घटना घटने पर। LIC कहता है राम को कि अगर ये एक्चुअल में इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट ना ये वाले होते हैं, ये जो अब हम पढ़ रहे हैं, अगर राम तेरी फैक्ट्री में आग लग गई तो हम तुझे 1 करोड़ रुपए देंगे। अगर आग लग गई 1 साल के अंदर अंदर, विद इन 1 ईयर, बस इसमें अब टाइम पीरियड जुड़ गया।
पहले पॉइंट के अंदर टाइम पीरियड जोड़ दिया तो ये वाला पॉइंट बन गया आपका थर्ड या फोर्थ जो भी है, ठीक है। अब देखो कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। आग लग गई कब? 1 साल के अंदर अंदर, तो हम तुझे 1 करोड़ रुपए देंगे। अच्छा जी, मान लीजिए आग लगी विद इन 1 ईयर, तो ये रहा वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अगर आग लगी नहीं 1 साल तक तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, और अगर आग लगी आफ्टर 1 ईयर तो भी क्या रहा? तो भी तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट ही रहा ना। क्यों? क्योंकि पैसे कब मिलने थे? जब आग लगी 1 साल के अंदर अंदर। बताओ डन का मैसेज मिल पाएगा? तो यहां 3 सिचुएशन बन गई। अब आग लगी 1 साल के अंदर, कोई आग नहीं लगी, आग लगी 1 साल के बाद। अगर 1 साल के अंदर आग लगी तो वैलिड, आग नहीं लगी तो वॉइड, आग लगी 1 साल के बाद तो भी वॉइड। ठीक है, क्लियर हो गई इतनी बात? तो पढ़िएगा। कहता है कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू एनीथिंग इफ अ स्पेसिफाइड अनसर्टेन इवेंट हैपन विद इन अ फिक्स्ड टाइम बिकम वॉइड। वॉइड हो जाएगा इफ डेट एक्सपायरेशन ऑफ द टाइम फिक्स्ड सच इवेंट हैज नॉट हैपेंड। अगर वो इवेंट नहीं हुआ और बिफोर द टाइम फिक्स्ड सच इवेंट बिकम इम्पॉसिबल। अब ये आपके ऊपर है, क्या आप ये लैंग्वेज याद कर पाएंगे या नहीं। अगर आपको लगता है कि आप लैंग्वेज याद नहीं कर पाएंगे, अगर आपको लगता है तो फिर आप ये वाला ये याद कर लीजिएगा। लो जी, ये एग्जाम्पल याद कर लीजिएगा। एग्जाम्पल, ये पहले वाला एग्जाम्पल याद कर लीजिएगा। आपके ऊपर छोड़ रहा हूं, जैसे आपको सूटेबल लगे वैसा कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपको लगता है लैंग्वेज याद हो जाएगी तो अच्छी बात है, नहीं हो पाएगी तो आप इसका ये एग्जाम्पल कोट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आपके कंफर्ट पे है। इनफैक्ट सारे के सारे रूल्स में मैं आपके कंफर्ट पे छोड़ रहा हूं। हेडिंग ध्यान रख लेना, उसके बाद आपने एग्जाम्पल लिखना है या कंटिंजेंट या एग्जाम्पल लिखना है या फिर एक्सप्लेनेशन लिखनी है, ये आपके ऊपर है। आप तुम्हारे हवाले वतन साथियों, बस इससे ज्यादा तो कंफर्ट नहीं मिल सकता ना अब जिंदगी में। आगे बढ़ते हैं। फिर अब नॉन हैपनिंग के अंदर जरा स्पेसिफाइड इवेंट जरा विद इन अ फिक्स टाइम जोड़ दो। नॉन हैपनिंग प्लस फिक्स्ड टाइम। एग्जाम्पल लिख के आएंगे तो नंबर मिल जाएंगे। तो बेटा मैं तभी तो बता रहा हूं कि लिख के आएगा कोई दिक्कत नहीं है, इस चैप्टर में लिख के आएगा कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं तभी हर बार बताई जा रहा हूं, हर बार बताई जा रहा हूं। हाँ जी, ये नोट्स कहां पर है? क्या ये नोट्स आपके पास है नहीं क्या कुंदन? ये नोट्स टेलीग्राम पे अपलोड कर जल्दी। ये नोट्स मिले नहीं क्या आपको? अरे बताओ, जान मांगी होती, कमाल कर दिया। टेलीग्राम पे जाओ फटाफट, नोट्स मिल गए हैं, जाओ। तो तुमने पहले आवाज क्यों नहीं उठाई? तुमने पोपली हाय हाय के नारे क्यों नहीं लगाए? लिंक में है, वो कह रहे हैं लिंक में है। चलिए जी, हो गया, देखिए टेलीग्राम पे हो गए हैं। अब आगे बढ़िएगा। कहता है नॉन हैपनिंग में फिक्स्ड पीरियड जोड़ दो। नॉन हैपनिंग में फिक्स्ड पीरियड जोड़ दो। अब देखो जी क्या होगा, नॉन हैपनिंग प्लस फिक्स्ड पीरियड। राम कहता है एलआईसी को कि शिप कुड नॉट रिटर्न, तो मैं तुझे 1 करोड़ रुपए दूंगा। कुड नॉट रिटर्न विद इन 1 ईयर। मैंने विद इन 1 ईयर जोड़ दिया कि अगर शिप 1 साल में नहीं आई, अगर शिप 1 साल में नहीं आई तो मैं तुझे 1 करोड़ रुपए दूंगा। अब देखो जी सिचुएशन बन सकते 3, क्योंकि 1 साल भी आ गया ना टाइम पीरियड। अब 3 सिचुएशन। शिप आ गई विद इन 1 ईयर, शिप डूब गई, और शिप आई आफ्टर 1 ईयर। आफ्टर 1 ईयर देखो जी, शिप अगर डूब गई तो पक्की बात है अब आएगी नहीं, तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। शिप अगर आई 1 साल बाद, तो 1 साल में तो नहीं आई, तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। और शिप अगर 1 साल में आ गई तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। बताओ जी, डूबने के बाद कैसे आ सकती है? ऋषभ गुप्ता, बेटा ऋषभ, मम्मी को क्या है, इमीडिएटली मम्मी को आवाज लगा कि मम्मी चाय दे दो, अभी रात की नींद उतरी नहीं है, रात की नींद खुली नहीं है। फटाफट आवाज लगा, नालायक। हाँ जी,
हाँ आदित्य वैसे तो सही कह रहा है। हो गया। चलिए, वो कह रहा है आज आपको क्लास से पहले क्या इमरजेंसी वर्क आया था जो आपने क्लास डिले कर दी? आज मेरा क्रिकेट का मैच था यार, तो अपनी टीम को जिता के आना था, तो आखिरी ओवर में अब 8 रन चाहिए थे, तो फिर पहली 2 बॉलों पे 2 चौके मार के तब आया हूं यहां। चलिए, लास्ट पॉइंट, एग्रीमेंट कंटिंजेंट अपॉन द इम्पॉसिबल इवेंट। ओ, नोरा कहती है पोपली मैं तुमसे विवाह करूंगी, जरूर करूंगी, मगर बस एक काम करना। मैंने कहा क्या? कहने लगी वो चांद सितारे जो हैं वो तोड़ लाओ मेरे लिए। अबे पागल है क्या? अकल नहीं है क्या तेरे में? हैं? ये है या नहीं? चांद सितारे तोड़ लो? मैं कहां से, ये क्या हूं मैं रॉकेट हूं? मैं कौन हूं? मैं चिट्टी हूं? मैं क्रिश हूं? मैं कौन हूं जो तोड़ के ले आऊं? ऐसा पॉसिबल है? नहीं भाई, इम्पॉसिबल इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट। तो इसका मतलब एग्रीमेंट क्या होगा? अगर इम्पॉसिबल इवेंट है तो एग्रीमेंट क्या होगा? वॉइड। इम्पॉसिबल इवेंट का मतलब ही क्या है? एग्रीमेंट वॉइड। सच एग्रीमेंट आर वॉइड। ठीक है ना? चाहे इम्पॉसिबिलिटी दोनों पार्टीज को पता हो या ना पता हो, एग्रीमेंट वॉइड होगा। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट वर्ड है। चाहे इम्पॉसिबिलिटी दोनों पार्टीज को पता हो या ना पता हो, ये हमने याद, अगर आपको पता हो तो हमने इम्पॉसिबिलिटी वाले में किया था, नोन टू द पार्टीज, अननोन टू द पार्टीज, दोनों में ही एग्रीमेंट वॉइड होता है। चलो जी, उसके बाद हम आते हैं अगले पर, डिस्टिंक्शन बिटवीन कंटिंजेंट एंड वेजरिंग। अभी वेजरिंग तो हमने किया नहीं, तो पहले वेजरिंग करते हैं। आओ जी, वेजरिंग करते हैं। 19 नवंबर का वो दिन जब लोग पॉपकॉर्न, चिप्स, टॉफियां, लॉलीपॉप सब सामने रख के बैठे हुए थे, 2 बजे का वक्त, अचानक इंडिया बैटिंग पे आया, तालियां बजने लगी। रोहित शर्मा ने जैसे ही छक्के मारने शुरू किए, हमारी क्लास से ऋषभ गुप्ता का मुझे फोन आया कि सर लग गई शर्त। मैंने कहा किस बात की? कहने लगा आज इंडिया पेल देगा ऑस्ट्रेलिया को। मैंने कहा जाना। कहने लगा लगाओ शर्ट लगा लो। मैंने कहा जा, लग गई, लग गई, आज इंडिया हार जाएगा। भाई साहब शर्त लग गई। अच्छा, 11 रुपए मेज पे रख दिए गए, 11 रुपए की शर्त थी ऋषभ और मेरी। अब सवाल उठा किस घटना पे शर्त लग रही है? वो घटना जो हो चुकी है या होने वाली है? होने वाली है। अच्छा, अगर मान लीजिए इंडिया जीत जाए या हार जाए, क्या इसके और मेरे घर में नोटों की बारिश होगी? क्या इसके और मेरे घर में कोई फायदा होगा, कोई फायदा पहुंचेगा? क्या इसकी और मेरे घर की इकोनॉमी में कोई बेनिफिट होगा? नहीं। दिल खुश हो सकता है, दिल दुखी हो सकता है, बट वैसे कोई फायदा नहीं होने वाला, ना इसको कोई फायदा है ना इसको कोई नुकसान है। बट फिर भी हम शर्तें लगा रहे हैं, फ्यूचर इवेंट पे लगा रहे हैं, इसे कहते हैं वेजरिंग। तो सर वेजरिंग और कंटिंजेंट में फर्क क्या है? वेजरिंग में भी फ्यूचर इवेंट होता है, कंटिंजेंट में भी फ्यूचर इवेंट है, बिल्कुल ठीक कहा। सबसे बड़ा फर्क यह है कि वेजरिंग में जिस इवेंट पे आप शर्तें लगाते हो, उस इवेंट में आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है। लगा शर्त इंडिया जीतेगी, भाई इंडिया जीत भी गई तो क्या तुम्हें मतलब क्या आलिया कपूर मिल जाएगी या तुम्हें श्रद्धा कपूर मिल जाएगी? क्या ऐसा होगा? क्या उसका कॉल आएगा कि आज से तुम मेरे बॉयफ्रेंड? क्या ऐसा होगा? नहीं। तुम्हारी जिंदगी में वही, तुम्हारी जिंदगी में वही पड़ोस वाली कमला विमला वही रहने वाली हैं, समझे? तो फिर तुमने अल्टीमेटली उन्हीं की शादी में जाके कुर्सियां बिछानी है, समझ गए लौंडो? बोलो ना हाँ। तो फिर यानी कि जिस घटना से मेरा कोई लेना देना नहीं, पर फिर भी मैं उस घटना पे शर्तें लगा रहा हूं, तो इसे क्या कहते हैं? वेजरिंग। क्या कहते हैं? वेजरिंग। बोलो ना हाँ। तो कंटिंजेंट में मेरा इंटरेस्ट होता है, देखा तो होगा आपने,
कंटिंजेंट में मेरा इंटरेस्ट क्या है, मतलब मेरी शिप डूब गई, मेरा मकान में आग लग गई, मेरे वेयर हाउस में आग लग गई, यहां पर इंटरेस्ट इन्वॉल्व होता है। वेजरिंग में इंटरेस्ट इन्वॉल्व नहीं होता। ओह अच्छा, अब समझ आया। An agreement between two person under which money or money's worth is payable। मैंने कहा लगा शर्त, आज इंडिया नहीं जीत पाएगी। उसने कहा जीतेगी। मैंने कहा मैं अपने बाल दाव पे लगाता हूं। ये वेजरिंग नहीं है, बाल दाव पे लगा रहा हूं। बताओ इसका क्या कीमत? नहीं। परंतु अगर मैं कह दूं ले मेरे गले का मंगलसूत्र में दाव पे लगाता हूं, तब वेजरिंग है। हाँ, मंगलसूत्र की कीमत है। यस, ठीक है ना। चलिए, अच्छा, फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अब ऋषभ गुप्ता से जब मेरी शर्त लगी तो हमारी क्लास में बैठे हुए वेंकट साई, इसे भी जोश चढ़ा। इसने कहा मैं भी शर्त लगाऊंगा। इसका भी कॉल आया। इसका कॉल आया 20 तारीख को। 20 तारीख को, वो जो 19 तारीख को मैच हुआ था, 20 तारीख को उसके हाईलाइट आ रहे थे। जैसे ही हाईलाइट शुरू हुए, वेंकट साई का मेरे को फोन आया। इसने कहा वेंकट ने, सर मैं भी शर्त लगाना चाहता हूं आपके साथ। मैंने कहा किस बात पे? कहने लगा वो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के फाइनल पे। मैंने कहा शर्त किस बात की? कहने लगा लगाओ शर्त, हाईलाइट आ रहे हैं और हाईलाइट के अंदर पॉसिबल है कि ऑस्ट्रेलिया फिर जीते। हैं? अबे क्या कर रहा है तू? हाईलाइट है और पिछला मैच हो चुका है, पास्ट में घटना हो चुकी है, अब उस पर दोबारा शर्त लगा रहा है। क्या ये वेजरिंग है? नहीं। वेजरिंग किस पे होना चाहिए? फ्यूचर इवेंट पे। पास्ट के हाईलाइट पे शर्त लगाओगे तुम कि लगाओ पॉसिबल शायद इंडिया जीत जाए यहां पर। ये तो कमाल हो गई बात, ठीक है ना। तो इसलिए ध्यान रखना, इसलिए इवेंट क्या होना चाहिए? फ्यूचर इवेंट, पास्ट इवेंट नहीं होना चाहिए, और वो भी अनसर्टेन इवेंट। समझे? चले, घटना के घटने या ना घटने पर, जो कि फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट होगा, और ये घटना क्या होगी? चांस ओरिएंटेड, यानी कि 50-50% चांस है, 50-50% चांस, ठीक है ना, कि ये भी हो जाए या वो हो जाए। सिक्का उछाला, दोनों चांस है, हेड भी आ जाए टेल भी आ जाए, दोनों पॉसिबिलिटी हैं। तो ये होते हैं वेजरिंग एग्रीमेंट। तो एसेंशियल ऑफ अ वेजरिंग एग्रीमेंट, वेजरिंग एग्रीमेंट की जरूरी बातें क्या क्या हैं? पढ़िएगा। पहला, वादा होना चाहिए मनी या मनी की कीमत देने का। प्रॉमिस जो है किसी घटना पर डिपेंड करेगा, उसके होने या ना होने पर। इवेंट जो है वो अनसर्टेन होना चाहिए। 2 पार्टीज होना चाहिए और हर पार्टी के पास जीतने और हारने का बराबर मौका होना चाहिए, ठीक है। आगे ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। पार्टीज शुड हैव नो इंटरेस्ट इन द इवेंट एक्सेप्ट फॉर द स्टेक। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कोई इंटरेस्ट नहीं होगा सिवाय स्टेक के, वो जो शर्त का पैसा है बस उसके। अब हम ऊपर वापस चलते हैं और कंटिंजेंट और वेजरिंग में फर्क देखते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये पेपर के लिए। हाँ जी, कंटिंजेंट की बात करूं तो कहता है हियर द फ्यूचर इवेंट इज अ कोलेटरल फैक्टर, यानी कि फ्यूचर का इवेंट एक कोलेटरल फैक्टर है जिस घटना के घटने पर मेन कॉन्ट्रैक्ट होगा। मेन कॉन्ट्रैक्ट क्या है? मेन कॉन्ट्रैक्ट है LIC मुझे 1 करोड़ रुपए दे रहा है, पर वो LIC जो मुझे 1 करोड़ रुपए दे रहा है वो किसी इवेंट के घटना के डिपेंड होने पर दे रहा है। यहां पर फ्यूचर इवेंट इज अ प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर मतलब यहां पर सब कुछ ही फ्यूचर इवेंट के ऊपर ही डिपेंड होता है, क्योंकि आपका और कोई इंटरेस्ट तो है नहीं। आपका और तो कोई इंटरेस्ट है नहीं। यहां पे तो आपका एडिशनल इंटरेस्ट है, 1 करोड़ रुपए भी आपका इंटरेस्ट है, प्लस शिप भी आपका इंटरेस्ट है। बट यहां पे आपका कोई और इंटरेस्ट नहीं है सिवाय शर्त के पैसे के। मान लीजिए 1 करोड़ रुपए की शर्त लगी है तो वही एक प्राइम फैक्टर है। यहां पर शिप और 1 करोड़ रुपए 2 अलग अलग फैक्टर है, तो एक कोलेटरल फैक्टर हुआ, यहां पर प्राइम फैक्टर हुआ। ये वैलिड होते हैं, बट वेजरिंग एग्रीमेंट जो है वो वॉइड होते हैं, दे आर वॉइड, ठीक है। महाराष्ट्र गुजरात वाला पॉइंट हटा देना, अब रेलेवेंट नहीं है आपके। अब मेरे ख्याल से हटा दिया था, नहीं से चलो लिखा भी रहने दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बट दे आर वॉइड लिख देना बस काफी है। ये सबसे मेन डिफरेंस। कंटिंजेंट में पार्टीज का इंटरेस्ट इन्वॉल्व होता है, मेरी शिप, मेरा मकान, मेरा वेयर हाउस। बट यहां पर इनका पार्टीज का कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता, वेजरिंग में कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता है। ओके, और आगे बढ़ते हैं।
फिर व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ द वेजरिंग एग्रीमेंट, वेजरिंग एग्रीमेंट के कुछ एक एग्जांपल बोलूं। लॉटरी, ओके, क्या लॉटरी भी वेजरिंग है? हाँ, लॉटरी भी वेजरिंग है। अच्छा, अब लॉटरी भी दो तरीके की होती है, एक होती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा चलाई जाने वाली लॉटरी, फॉर एग्जांपल केरला गवर्नमेंट बहुत चलाती है। अगर कोई बच्चा बैठा होगा पंजाब से, तो पंजाब गवर्नमेंट भी चलाती है, जरा मुझे कंफर्म करोगे? पंजाब गवर्नमेंट भी चलाती है। ऐसे ही भारत के कई राज्यों में लॉटरी सिस्टम चलता है। अभी आपने रिसेंटली 3-4 दिन पहले की न्यूज सुनी होगी शायद, एक केरला का बंदा था, वो केरला के बंदे ने 45 करोड़ रुपए की लॉटरी जीती है, कहां? दुबई जाकर। बट ख्याल वो तो हो गया दुबई, बट इंडिया में लॉटरी दो तरीके की हो सकती है, एक होती है सरकारी लॉटरी और एक होती है प्राइवेट लॉटरी। तो अगर सरकारी लॉटरी है और प्राइवेट लॉटरी है तो ट्रीटमेंट क्या होगा? देखो जी, कहता है जी लॉटरीज आर इलीगल। इंडिया के अंदर लॉटरीज इलीगल है, ध्यान रखना, आपसे स्टेटस पूछ सकता है लॉटरी का, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड इवन द कोलेटरल ट्रांजेक्शन टू इट आर टेंटेड विद इलीगल। अगर मुश्किल पड़ रहा हो तो ध्यान से रखना, इवन द कोलेटरल ट्रांजेक्शन टू इट आर आल्सो इलीगल। बस इतना सा ध्यान रख लेना। ठीक है, परंतु अगर लॉटरी गवर्नमेंट के द्वारा रन हो रही है, गवर्नमेंट लॉटरी है, तो वो क्या वेजरिंग है? इवन इफ द लॉटरी इज सैंक्शन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इट इज वेजरिंग। बट गवर्नमेंट की लॉटरी में बस एक चीज मिलेगी, वो क्या? द ओनली इफेक्ट ऑफ सच सैंक्शन इज दैट द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर रनिंग द लॉटरी विल नॉट बी पनिश्ड, जेल नहीं होगी। यानी कि गवर्नमेंट की अगर लॉटरी है तो वॉइड है, वॉइड एग्रीमेंट, और अगर गवर्नमेंट के अलावा किसी की लॉटरी है तो इलीगल हो गया। बात समझ आ गई? तो ये इंपॉर्टेंट पैरा है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट पैरा है। वेजरिंग में एग्रीमेंट वॉइड होता है, परंतु अगर लॉटरी है तो इलीगल होगा, परंतु गवर्नमेंट लॉटरी में वेजरिंग होगा, यानी कि वॉइड होगा। ओके, आगे भाई, कोई शेयर मार्केट देखता हो तो आज की शेयर मार्केट कितने पे चल रही है? आज निफ्टी कितने पे है? भाई एक मिनट रुकना। नहीं, आज निफ्टी कितने पे चल रहा है? जो लोग शेयर मार्केट देखते हैं 19,800 पे, 19,800 पे लगाओ शर्त, आज ये 20,000 पे बंद होगा। अब इसका मतलब क्या है? अगर वो इस वक्त 19,800 पे है तो क्या मैं कह सकता हूं कि 19,800 का मतलब है कि अब ये 20,000 पे बंद होगा, तो इसका मतलब मैं शेयर खरीद रहा हूं? मैं शेयर खरीद नहीं रहा, मैं नहीं खरीद रहा, मैं बस उसके मूवमेंट पे कि निफ्टी बढ़ेगा या घटेगा उस पे शर्त लगा रहा हूं। सिमिलरली आज रिलायंस के शेयर का प्राइस है 2500 रुपए, मैं आपको कहता हूं लगाओ शर्त, आज शाम तक ये 3,000 पहुंच जाएगा। आपने कहा लग गई शर्त, नहीं पहुंचेगा, हमारी इस घटना पे लग गई। तो क्या हमने रिलायंस का शेयर खरीदा? नहीं, केवल उसके मूवमेंट पे शर्त लगाई है, यह भी वेजरिंग है। जहां पर आप केवल प्राइस के बढ़ने या घटने पर शर्तें लगा रहे हैं, शेयर खरीद नहीं रहे, शेयर खरीद नहीं रहे, आप केवल उसके बढ़ने या घटने पर शर्तें लगा रहे हैं, यह भी वेजरिंग है। ठीक है ना? आदित्य इंटर में आगे बढ़ते हैं। अब आता है क्रॉसवर्ड पजल। अरे इसने बड़ा दुखी कर रखा है क्रॉसवर्ड पजल ने। हाँ जी, क्रॉसवर्ड पजल क्या होता है? ये वो है, नोटपैड है, नोटपैड, हाँ वहीं रख दे टेबल में। क्रॉसवर्ड पजल क्या होता है? क्रॉसवर्ड पजल होता नहीं है वो जो कई बार आते हैं कि वो जो डब्बे बन के आते हैं ऐसे करके, आप न्यूज़पेपर में कई लोगों को देखता हूं मैं, लगे रहते हैं ट्रेनों में भी, ये बन गया PO
PLI, पोपली, ये वाओ, ये बन गया। ऐसा होता है कि नहीं? क्रॉसवर्ड पजल समथिंग कुछ ऐसी होती है कि नहीं? अब क्रॉसवर्ड पजल क्या होता है? देखो जी, ऐसा होता है क्रॉसवर्ड पजल में आपने क्रॉसवर्ड फिल की, अब आपने जवाब भेजे। वो जो जवाब थे वो पहले से ही प्रिपेयर्ड कुछ सॉल्यूशन रखे हुए थे एडिटर ने, उससे कंपेयर किया गए। लॉ कहता है ये भी वेजरिंग है, ये भी वेजरिंग है। क्रॉसवर्ड पजल वेयर द प्राइस डिपेंड अपॉन द कॉरेस्पॉन्डेंस ऑफ, कॉरेस्पॉन्डेंस मतलब मेल खाना, ऑफ द कंपिटिटर सॉल्यूशन विद प्रीवियसली प्रिपेयर्ड सॉल्यूशन केप्ट विद द एडिटर। तो इसे भी क्या कहते हैं? वेजरिंग ही कहते हैं। हाँ जी, वेजरिंग है। बट कई बार क्रॉसवर्ड पजल क्या होती हैं, जहां पर ऑन द स्पॉट आपसे पहेलियां पूछी जाती हैं। ऑन द स्पॉट आपसे पहेली पूछी जाती हैं, कोई पहले से प्रिपेयर किया हुआ सॉल्यूशन नहीं पड़ा हुआ। फॉर एग्जांपल आपसे ऑन द स्पॉट कुछ पहेली पूछी जाती है, कौन बनेगा करोड़पति? ठीक है, पिक्चर कंपटीशन, ड्राइंग कंपटीशन, या फिर एथलेटिक कंपटीशन, इन तीनों में गेम ऑफ स्किल इन्वॉल्व होती है। स्किल, टैलेंट। जैसे हुआ क्या था, एक क्रिकेट मैच चल रहा था, मैं अपनी टीम का ओपनिंग बैट्समैन प्लस विकेट कीपर प्लस कैप्टन था। मैच के पहले ही ओवर में मैं रिटायर्ड हर्ट हो गया। अब हमारी टीम को आखिर में 4 बॉलों पे 24 रन चाहिए थे, सारे विकेट ऑल आउट थे। अब मैं वापस मैदान के अंदर आया। जानते हो विरोधी टीम के कैप्टन ने क्या कहा? ये जो आया है ना, ये खतरनाक है, इससे बच के रहना। बॉलिंग पे था जॉर्डन नाम का बॉलर, पता नहीं कहां से लाए थे वो जॉर्डन नाम का बॉलर, मतलब उसकी बॉल नजर ही नहीं आती थी। खैर, आखिरी 4 बॉलें, जीत के लिए 24 रन। अमित पोपली ऑन द ग्राउंड, बैट इन हिज हैंड, और बस आगे की जो 4 बॉलें थी वो फील्डर बस ऐसे ही देख रहे थे, ये गई, ऐसे ही देखते रहे, और इस तरीके से हमने वो मैच जीत लिया था। क्या मैं कह सकता हूं, अगर जीतने पे मुझे लाखों का इनाम मिला तो ये स्किल के कारण मिला है? यस। टैलेंट के कारण मिला है? यस। मैंने क्या बॉल उठा के अपने आप थोड़े ना फेंक दी थी वहां पर, मैंने बॉल उठा के अपने आप तो फेंकी नहीं, तो यानी कि मेरे टैलेंट के कारण ही मिला है? यस। तो हर वो चीज जिसमें टैलेंट इन्वॉल्व होगा, चाहे वो कौन बनेगा करोड़पति हो, चाहे वो पिक्चर कंपटीशन हो, चाहे वो एथलेटिक कंपटीशन हो, वो वैलिड होगी। क्या होगा? वो वैलिड होगा। अच्छा, फिर हमारा एक और एक्ट आ जाता है जिसका नाम है प्राइज कंपटीशन एक्ट। कहता है प्राइज कंपटीशन एक्ट वैलिड तो रहेगा, परंतु कब? जब प्राइज का अमाउंट 1000 रुपए तक रहेगा। यानी कि कोई भी प्राइज जो कि 1000 रुपए तक है, अप टू ₹1000, ये तो है वैलिड। ओ अच्छा, परंतु अगर कोई 1000 रुपए से ऊपर है तो ये बन जाएगा वेजरिंग, या फिर बन जाएगा दूसरे शब्दों में वॉइड। ले भाई, ये ले भाई, और हो गया काम। कमाल हो गई बात, समझ आ गए? बोलो ना हाँ। तो ये कौन बनेगा करोड़पति में जो अमिताभ बच्चन साहब 1-1 करोड़ रुपए बांटते फिरते हैं, ये क्या है? ये अगर मना चाहें तो कर सकते हैं, यस, मना करने को कहें तो कर सकते हैं। यानी कि 1 करोड़ रुपए अनाउंस करने के बाद भी ये मना कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अब आप देखो ना, कई बार ऐसा होता है कि बिग बॉस के विनर का इंटरव्यू आ रहा था कि मुझे अभी तक पैसे नहीं मिले। बिग बॉस के इंटरव्यू या पार्टिसिपेंट कहते हैं हमें अभी तक पैसे नहीं मिले। नहीं मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं, तुम क्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि वेजरिंग है, क्योंकि वेजरिंग है, ध्यान रखना। ठीक है, चले। फिर कहता है हॉर्स रेस। अब हॉर्स रेस को भी समझना, ये उस वक्त की बात है जबकि भारत में घोड़ों की रेस अंग्रेजों ने शुरू की थी, और भारत में लोगों का बड़ा शौक था घोड़ों की रेस पे पैसा लगाना। गवर्नमेंट चाहती थी कि ये एक यूनिक स्पोर्ट रहे जहां पर केवल अमीर लोग जाएं,
गरीब वहां पर ना जाएं। गरीब कहीं ऐसा लगा पता लगा अपना घर बार बेच के उन्होंने घोड़ों की रेस पे लगा दिया। ये शौकीन लोगों के शौक हैं तो वही केवल स्पोर्ट्स में रहें और बाकी स्पोर्ट्स से दूर रहें, ये गवर्नमेंट कहना चाहती थी। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने कहा कि अगर हॉर्स रेस है 500 रुपए तक तो वो वेजर है, और 500 रुपए से ऊपर तो वो वैलिड है। 500 रुपए तक वेजर है मतलब वॉइड है, 500 रुपए तक। अब सर गरीब मतलब 500 रुपए तक लगा सकते हैं, आप ये कहना चाह रहे हो? मैं नहीं कहना चाह रहा। ये 500 रुपए जो है ये तो 1955 के अनुसार डिसाइड किया गया अमाउंट था, 1955 में डिसाइड किया गया अमाउंट था। आज की डेट में तो पता नहीं कितना हो जाएगा, इन्फ्लेशन लगाओगे तो 1955 से अभी तक तो फिर ये 1955 में 500 रुपए कहा गया था, तो कहा गया 500 रुपए तक वेजर है। पर्पस क्या था? ताकि गरीब लोग यहां से दूर रहें, और 500 से ऊपर यानी कि जो अमीर होंगे उनके लिए वैलिड है। समझ आ गया कॉन्सेप्ट? अंडर का कॉन्सेप्ट क्या था भाई, बोलो ना। हाँ, नहीं चेंज नहीं हुआ। फिर गवर्नमेंट ने देखा कि ज्यादा गरीब वहां पर जाते भी नहीं है, इन चीजों में ज्यादा गरीब लोग इन्वॉल्व होते भी नहीं है, तो इसलिए किया नहीं कहीं गवर्नमेंट ने। अब पूरी दिल्ली में एक ही जगह रेस कोर्स है, 7 रेस कोर्स, प्रधानमंत्री कार्यालय के एकदम सामने। तो मैंने ज्यादा लोगों को कभी जाते देखा नहीं, सिवाय बड़ी बड़ी कारों के, लग्जरी कारों वाले जाते हैं बस, और कोई नहीं। चलिए फिर अब कहता है कुछ एग्जांपल्स ऐसे हैं जो कि स्पेसिफिकली वेजर नहीं है। एग्जांपल ऑफ ट्रांजैक्शन जो कि बिल्कुल वेजर नहीं है, वो क्या? चिट फंड। चिट फंड में क्या होता है? चिट फंड में क्या होता है? अच्छा, कभी लेडीज की किटी पार्टी अटेंड की है तुम लोगों ने या नहीं? भाई लेडीज की किटी पार्टी अटेंड की है या नहीं तुमने? भाई सभी लड़कों से मैं पूछ रहा हूं, कन्याओं ने तो की होगी, लड़कों तुमने की है कि नहीं? नहीं की। तुम तो फिर शादी से पहले वाली रात को जो गौण होते हैं उनमें भी नहीं बैठे होगे, जो मेहंदी की रात होती है तुम उनमें भी नहीं बैठे होगे तुम तो। यार लानत है फिर तो लड़का होने पे भी यार। क्या जिंदगी तो तुम्हारी झंड है। तुम एक काम करो ना, अपने नाम के आगे छोटा मोटा संत घोषित करवा दो अपने आप को, आज ही घोषित करवा दो। श्री श्री 2005, श्री श्री 1017, ऐसे घोषित करवा दो। कमाल हो गई बात। अरे बताओ। हाँ जी, तो अब मैं बताता हूं कि लेडीज की किटी पार्टी में होता क्या है। देखो जी, 8-10 लेडीज पहले एक रेस्टोरेंट में इकट्ठे होती हैं, उसके बाद आपस में डिस्कशन शुरू होती है। हेलो मिसेस वर्मा, हेलो मिसेस शर्मा, हेलो मिसेस भाटिया, ये आपस में डिस्कशन शुरू होती है। उसके अंदर कोई स्नैक्स आना शुरू होते हैं, फिर आपस में या तो कभी कभी अंताक्षरी खेल ली जाती है, फिर तंबोला खेली जाती है। अब ये सब कुछ हो जाएगा, उसके बाद क्या होता है लास्ट में? शीला, विमला, कमला, भाटिया जी, शर्मा जी, वर्मा जी, इन सबके नाम की एक पर्ची डाली जाती है। अब वो पर्ची को डक 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 करके टेबल पे फेंका जाता है। सबने अपनी अपनी तरफ से 1000 रुपए टेबल पे रख दिए होते हैं, 1000 रुपए सबकी तरफ से, तो 10 लेडीज थी तो 10,000। अब नाम निकला मिसेस शर्मा का। ओहो, सारे कहते हैं मिसेस शर्मा मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। ये पूरे के पूरे 10,000 इस महीने के आपके। समझ आई बात? इसे कहते हैं किटी पार्टी। किटी पार्टी यही। अच्छा, ये किटी पार्टी तो ठीक है, ये तो लोकल लेवल पे हो रही है, पर इसे अगर कानून के द्वारा रजिस्टर्ड करवा लो तो इसे क्या कहेंगे? चिट फंड कहेंगे। और चिट फंड वेजरिंग नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव होती है। चिट फंड में कुछ लोग आपस में एक सर्टन सम, यानी कि जैसे 1000 रुपए कंट्रीब्यूट करते हैं कुछ स्पेसिफाइड पीरियड के लिए, मतलब 1 साल के लिए किटी पार्टी चल रही है। अच्छा, एंड एट द एंड ऑफ द मंथ एक लकी ड्रॉ निकाला जाता है, जिसका लकी ड्रॉ आया बस वही सारे पैसे उठा के उस महीने के ले जाता है। समझ आ गया? हाँ, जिसे आप कमेटी भी कहते हो, कमेटी भी कहते हो, ये तो हम भी कर सकते हैं। अच्छा, हाँ तुम भी कर सकते हो, ठीक है जी। अरे बोलो ना। हाँ, सेकंड पॉइंट
कहता है कमर्शियल ट्रांजैक्शन और द शेयर मार्केट ट्रांजैक्शन। कमर्शियल ट्रांजैक्शन और शेयर मार्केट ट्रांजैक्शन, मार्केट से फर्नीचर खरीद के लाए, शेयर खरीदे आपने स्टॉक मार्केट में, तो बताइए फटाफट फटाफट क्या ये वेजर है? नहीं, ये तो आपने गुड्स खरीदे हैं, तो वेजर कहां से हो गया? ये वेजर नहीं है, ये वेजर नहीं है। आगे गेम ऑफ द स्किल एंड एथलेटिक कंपटीशन, गेम ऑफ स्किल्स एंड एथलेटिक कंपटीशन। ओके, ये जितने अभी हमने बात की ना कि क्रॉसवर्ड पजल, पिक्चर कंपटीशन, एथलेटिक कंपटीशन, क्या ये सब के सब वैलिड है? बिल्कुल वैलिड है, क्योंकि यहां पर स्किल इन्वॉल्व होती है। आगे इंश्योरेंस, ओए होए, इसी को लेके तो कंटिंजेंट हमने कहा है, तो क्या ये भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं? हाँ, ये भी एकदम वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब इनमें से सवाल कैसे आ सकता है? देखो, जो आजकल का ट्रेंड आ रहा है वो आपसे पूछेगा डिफाइन वेजर, फिर वो आपसे दो ट्रांजैक्शन देगा कोई, फॉर एग्जांपल लॉटरी, सेकंड क्रॉसवर्ड पजल, बताइए कि ये वेजर है या नहीं, ऐसा सवाल बन रहा है। वो ऐसे नहीं पूछेगा कि डिफाइन सम एग्जांपल ऑफ वेजरिंग या डिफाइन सम एग्जांपल विच आर नॉट वेजरिंग, वो स्पेसिफिकली दो पॉइंट पे अटैक करवाएगा, जिसमें से सबसे ज्यादा चांसेस क्रॉसवर्ड पजल और लॉटरी के हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम ये दोनों पढ़ जाएं, इसका मतलब ये है कि पढ़ने सारे हैं, शायद इन दोनों में से आ जाए। क्या मुझे डन का मैसेज मिल पाएगा? क्या मुझे डन का मैसेज मिल पाएगा? हाँ जी। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस और वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट में क्या फर्क होता है, जरा देखिएगा, दोनों के अंदर क्या फर्क है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस क्या होता है? ये ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिनमें एक पार्टी दूसरे के लॉस की भरपाई का वादा करती है। इंडेमनीफाई का मतलब होता है कंपनसेट द लॉस, कंपनसेट द लॉस। एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें एक पार्टी दूसरी पार्टी को होने वाले लॉस की भरपाई का वादा करे, उसे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस। क्लियर हो गई इतनी बात? चले आगे। फिर आता है वेजरिंग। इसमें पैसा या पैसे की कीमत की कोई चीज पे करने का वादा किया गया है, हैपनिंग और नॉन हैपनिंग पे। डेफिनेशन हो गई। कंसिडरेशन, हाँ जी, इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन पे होता है क्या? यस, इंश्योरेंस प्रीमियम, तो वो कंसिडरेशन है ना, दोनों तरफ से होता है। एक पार्टी प्रीमियम पे करती है और दूसरी पार्टी कंपनसेशन पे करती है। वेजरिंग में कोई कंसिडरेशन इन्वॉल्व नहीं है भाई साहब, ये तो गैम्बलिंग है, या तो तू पे करेगा या मैं। इंश्योरेबल इंटरेस्ट बहुत सबसे इंपॉर्टेंट, इंश्योरेबल इंटरेस्ट होता है मेरी शिप, माई हाउस, जबकि वेजरिंग में नहीं होता। ठीक है, और आगे बढ़िएगा। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी, इंडेमिनिटी का मतलब होता है लॉस की भरपाई, लॉस की भरपाई, ध्यान रखना। लाइफ का इंश्योरेंस नहीं होता, लाइफ इंश्योरेंस, लाइफ में लॉस की भरपाई नहीं होती, बाकी सभी के सभी इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट जो है वहां पर लॉस की भरपाई करते हो। फॉर एग्जांपल, अब मैं एग्जांपल ले रहा हूं, ध्यान से समझना। ये राम था, राम गया एलआईसी के पास, कहा एलआईसी वालों मुझे ना बड़ा टेंशन है। एलआईसी ने कहा अच्छा क्यों, क्या क्या हुआ, टेंशन क्यों है? राम ने कहा मुझे डर है कि कहीं मेरे गोडाउन में आग लग गई तो। एलआईसी वालों ने कहा बता क्यों टेंशन लेता है? हाँ मैं ना, चिंता मत कर जा। राम घर आया, कुछ ही टाइम बाद गोडाउन के अंदर आग लग गई। राम रोने लगा। एलआईसी वाले राम के पास आए, उन्होंने कहा पागल रोता क्यों है, हम है ना, ले पकड़ 50,000 रुपए, तूने इंश्योरेंस कराया था ना, ले 50,000 रुपए, जा बाजार से नया सामान लिया। क्या मैं कह सकता हूं राम को होने वाले लॉस की भरपाई कर दी? यस, इसे कहते हैं एलआईसी ने इंडेमनीफाई कर दिया। इंडेमनिटी का कॉन्ट्रैक्ट था, लॉस की भरपाई का कॉन्ट्रैक्ट था। ओके, तो ये तो हुआ स्टॉक का इंश्योरेंस। अब मान लीजिए राम ने खुद का इंश्योरेंस कराया हुआ था अपनी लाइफ का, कुछ समय बाद राम ही चल बसा। क्या ये पॉसिबल है कि एलआईसी वाले आए मिसेज राम के पास और उन्हें कहें अरे मिसेज राम रोती क्यों हो, हम है ना, ये लो 50,000 रुपए लो, जाओ एक नया राम ले आओ। अबे राम है या गुब्बारे पे मिलने वाला कोई पीपली वाला वो कोई गुड्डा है जो एक और मिल जाएगा?
ऐसा थोड़ा ना होता है। क्या राम दोबारा आ सकता है? क्या राम दोबारा आ सकता है? नहीं। मिसेस राम को इंश्योरेंस के पैसे मिलेंगे, मगर वो सांत्वना के पैसे हैं कि हम आपको सांत्वना देना चाहते हैं। लॉस की भरपाई नहीं हो सकती लाइफ में, ध्यान रखना। तो लाइफ में कभी भी, लाइफ इंश्योरेंस में कभी भी लॉस की भरपाई नहीं हो सकती। लाइफ को छोड़कर बाकी सारे इंश्योरेंस में लॉस की भरपाई कर सकते हो, लाइफ में नहीं। बट वेजरिंग में तो आपने सर्टेन सम पे करना है, घटना के घटने या ना घटने पर। ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ये वॉइड होते हैं। लो जी, कोई भी 4 या 5 डिफरेंस बना के लिख सकते हो। चलो जी, हो गया खत्म। अच्छा, क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट रह गया है। क्वाजी क्वाजी क्वाजी, हाँ जी। क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, अब यह भी समझना। क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है कि दो पार्टीज आपस में कॉन्ट्रैक्ट करना तो नहीं चाहती थी, पर एक पार्टी से हो गई मिस्टेक और दूसरे ने उठा लिया फायदा। फॉर एग्जाम्पल, हमारी क्लास के ऋषभ गुप्ता। अब ऋषभ गुप्ता ने क्या किया, मान लीजिए ऋषभ की गर्लफ्रेंड थी जिसका नाम था आयशा। भाई सही में कोई क्लास में जो आयशा है वो नहीं है, ये कोई और आयशा है, समझ गए? चलिए, तो ऋषभ की गर्लफ्रेंड थी आयशा। आयशा ने सुबह उठते ही जो ऋषभ को धोया, जो धोया, अरे वेजिटेरियन से तो ऋषभ की शुरुआत की उसने कि नालायक आदमी, बेवकूफ आदमी, किसी काम का तू नहीं रहा, तू किसी भी काम का नहीं रहा, अब तू बेकार हो चुका है। ऋषभ ने कहा मैंने किया क्या है, मैंने किया क्या है? आयशा ने कहा अच्छा, 1 हफ्ता हो गया, मेरा मोबाइल अभी तक तूने रिचार्ज नहीं कराया। ओह, ऋषभ को बॉयफ्रेंड होने के जो सामाजिक कर्तव्य होते हैं वो याद आए कि ओह, इसने तो ये काम ही नहीं करवाया। ओ माय गॉड, अब क्या किया जाए? इसने कहा डार्लिंग मैं अभी रिचार्ज कराता हूं। ऋषभ गया रिचार्ज कराने के लिए। अब ये जा ही रहा था वोडाफोन के शोरूम में कि इतने में मेरा कॉल आ गया ऋषभ को। मैंने कहा ओ भाई, हाँ कहाँ है तू? कहने लगा मैं सर ये बस ये पकोड़े की दुकान के पास आया हूं। मैं कहा पकोड़े छोड़ बाद में, क्लास में आ, चल क्लास में आ। अब ये मुझे नहीं बता रहा कि आयशा ने वहां डांट लगाई हुई है, ये नहीं बता रहा कि मुझे डांट लगाई हुई है, ये कह रहा है कि मैं यहां बाहर वैसे ही कहीं आया हुआ। मैंने कहा चल क्लास में, वरना पापा को फोन करूंगा अभी तेरे। भाई साहब क्या मैं कह सकता हूं, इसे दोनों तरफ से इसके ऊपर प्रेशर डल रहा है। एक तरफ आयशा का प्रेशर, एक तरफ पोपली का प्रेशर, दोनों तरफ से इसके कंधों पे प्रेशर डला हुआ है। यस, ये खैर किसी तरीके उठता बैठता जाके पहुंच गया कहां पर, वोडाफोन के शोरूम में। वोडाफोन के शोरूम में फिर आयशा का फोन आया, करवाया नहीं ना तूने, मैंने कहा था निकम्मे आदमी, करवाया नहीं तूने। ये कहा अभी करवा रहा हूं, 1 मिनट नंबर आने वाला, करवा रहा हूं अभी। इतने में मेरा फिर फोन आया, ओ भाई तू आया नहीं अभी तक है, तू अभी तक नहीं आया? ये कैसे आ रहा हूं, बस निकल चुका हूं, आ रहा हूं। इतने प्रेशर में आदमी था, बताओ। वोडाफोन वालों ने कहा हाँ जी नंबर बोलो क्या हुआ। इसने कहा जी रिचार्ज कराओ तो जल्दी कर दो, बस जल्दी। उन्होंने कहा नंबर बोलो। इन्होंने कहा लिखो जी, नंबर है 1 2 3 4 5 8 9 1 4 1, जल्दी से रिचार्ज कर दो। हाँ, 2000 रुपए का रिचार्ज करा दिया इसने। ठीक है जी। अब शाम को फिर आयशा का फोन आया, अब तो इसे नॉनवेज मिली, सीधा नॉनवेज कि अबे वो, अबे ओ, अबे ये वाले, अबे वो वाले, नहीं कराया ना रिचार्ज? इसने कहा मम्मी कसम कराया है, मम्मी कसम कराया है। आयशा ने कहा मुझे तो शक था पहले से ही कि तेरी जिंदगी में कोई और आ चुकी है, मुझे पहले ही से ही शक था तेरी जिंदगी में कोई और आ चुकी है। ये शक मेरा सही साबित हुआ, तू किसी और का रिचार्ज करा रहा है। इसने कहा मैंने देखा ये नंबर रिचार्ज कराया, वो ये आयशा का नंबर नहीं था भाई, ये मेरा नंबर था, अमित पोपली का नालायक मेरा रिचार्ज करा बैठा है। अबे यार, क्या मैं कह सकता हूं ऋषभ से गलती हो गई? और मैंने 2000 रुपए का रिचार्ज खर्च कर लिया, नोरा से बातचीत करके मैंने 2000 रुपए उड़ा दिए। अब क्या होगा? क्या ऋषभ मुझसे 2000 रुपए रिकवर कर सकता है? हाँ, बट हम दोनों में तो कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होना था ना, हम दोनों ने एक दूसरे को बोला ना लिखा, बट ना हरकतें हुई। बट फिर भी कॉन्ट्रैक्ट कैसे हुआ? क्योंकि एक पार्टी से मिस्टेक हुई है और दूसरी ने उसके फायदा उठा लिया है।
एक पार्टी से मिस्टेक हुई है और दूसरी ने उसका फायदा उठा लिया है, तब तब ये कॉन्ट्रैक्ट बनता है, जिसे क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। नाइदर बाय द वर्ड स्पोकन, ना कुछ बोला गया, नॉट रिटन, ना कुछ लिखा गया, ना ही कोई कंडक्ट हुए, बट ये कॉन्ट्रैक्ट को लॉ क्रिएट करता है। क्यों? क्योंकि लॉ का उद्देश्य है कि मैं किसी को नाजायज फायदा नहीं उठाने दूंगा, यानी कि नो मैन मस्ट ग्रो रिच आउट ऑफ द अनदर पर्सन्स लॉस। एक व्यक्ति के गलती की सजा, एक व्यक्ति की गलती की सजा हम दूसरे व्यक्ति को, हम एक व्यक्ति की गलती की सजा से या गलती से हम दूसरे को अमीर नहीं बनने देंगे, इस सिद्धांत पे बेस्ड है। ठीक हो गई थी बात? बोलो ना हाँ। एक तो हाँ नहीं बोलते ना तुम। अब क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट कब कब हो सकता है? क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट कब कब हो सकता है ये देखना शुरू करते हैं। ला 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 ला। चलिए, कब कब हो सकता है? पहला, याद करो, क्लेम फॉर द नेसेसरी सप्लाई टू द पर्सन ऑफ इनकेपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग। माइनर को या माइनर के ऊपर डिपेंडेंट व्यक्ति को या अनसाउंड माइंड वाले को या उसके ऊपर डिपेंडेंट व्यक्ति को अगर आप नेसेसरी सप्लाई करोगे तो आप उसकी प्रॉपर्टी में से रिकवर कर सकते हो। यस, कर सकते हो। ओके, बट लॉ में तो माइनर के कॉन्सेप्ट में तो केवल इतनी बात लिखी है कि माइनर से होने वाला एग्रीमेंट वॉइड होगा और अगर कोई बेनिफिट में है उसके तो वैलिड होगा। बस लॉ में इतनी सी बात लिखी हुई है और तो कोई बात लॉ में लिखी नहीं गई। हे मां माते जी, लॉ में तो कुछ और बात लिखी नहीं गई। तो फिर तो अब आप कह रहे हो कि अगर आपने नेसेसरी सप्लाइड की, हाँ, एक्चुअल में वहां लॉ मेकर से मिस्टेक हो गई। उन्होंने क्या किया, माइनर के साथ होने वाले एग्रीमेंट को वॉइड कह दिया और कहा कि अगर कोई बेनिफिट में है तो वैलिड है। बट फिर लॉ मेकर को ध्यान में आया कि भाई साहब ये तो हमने गड़बड़ कर दी। गड़बड़ क्या की कि हमारे द्वारा बनाए गए लॉ के कारण अब ना तो माइनर को कोई रोटी देगा, ना कोई कपड़ा देगा, ना कोई मकान देगा। तो माइनर को तो रोटी कपड़ा और मकान मिलना ही बंद हो जाएगा। लॉ मेकर को अपनी गलती का आभास हुआ, तो इसलिए उन्होंने कॉन्सेप्ट डाला कि अगर कोई नेसेसरी सप्लाई करोगे माइनर को या जो व्यक्ति माइनर के ऊपर डिपेंड करता है उसे, तो रिकवरी पॉसिबल है आउट ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द माइनर। अब ये बात लॉ मेकर को बाद में जब ध्यान आई तो लॉ मेकर ने इसे क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर डलवाया और कहा कि ये कॉन्ट्रैक्ट हम लॉ, यानी कि लॉ क्रिएट कर रहा है। लॉ कह रहा है कि हम ये कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करेंगे और माइनर से रिकवरी करवाएंगे। कहां से? माइनर की प्रॉपर्टी से। समझ आया? तो इसलिए चाहे माइनर हो या अनसाउंड माइंड हो, उनको नेसेसरी अगर आपने दी या उनकी किसी फैमिली मेंबर को जो उनके ऊपर डिपेंड है उन्हें दी, तो रिकवरी इज पॉसिबल आउट ऑफ देयर प्रॉपर्टी। ये कॉन्सेप्ट क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट का आता है, क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट में है ये पॉइंट। आगे, पेमेंट बाय एन इंटरेस्टेड पर्सन। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए ऋषभ आया मेरे पास और कहने लगा, सर मुझे आपकी कार चाहिए। मैंने ऋषभ को अपनी कार दी। अब ये कार लेके बाहर निकला ही था कि पुलिस वालों ने रोका और कहा कि कार का तो इंश्योरेंस नहीं है। इंश्योरेंस नहीं है तो चालान काट दिया 10,000 रुपए का और कहा पहले इंश्योरेंस करा, 20,000 रुपए का इंश्योरेंस करा। अब इसने बेचारे ने 10,000 रुपए का चालान दिया, 20,000 रुपए का इंश्योरेंस भी कराया। अब ये सारा खर्चा था किसका? मेरा। ये किसका खर्चा था? मेरा खर्चा था। किसने किया? ऋषभ ने किया। तो क्या ऋषभ मुझसे रिकवर कर सकता है? यस, कर सकता है। ठीक है ना? खर्चा किसी और का, कर कोई और रहा है क्योंकि उसकी बेचारे की मजबूरी है, तो वो रिकवर कर सकता है। यस, कर सकता है। फॉर एग्जांपल, एक और एग्जांपल देखो। एक मकान था, ये लैंडलॉर्ड था इसका, ये इसका टेनेंट था और टेनेंट ने आगे सब टेनेंट अपॉइंट किया हुआ था। किराएदार ने एक और किराएदार आगे अपॉइंट किया हुआ था। ओके, अब हुआ क्या? सब टेनेंट तो टेनेंट को पेमेंट कर रहा था पर टेनेंट लैंडलॉर्ड को पेमेंट नहीं कर रहा था। लैंडलॉर्ड आया, उसने मकान पे ताला लगा दिया, कहा जी ऐसी तैसी कराओ। सारा मकान, सारा सामान अंदर बंद था। सब टेनेंट ने कहा, सर मेरी क्या गलती है? मेरी तो कोई गलती नहीं है ना, मैं तो टाइम से पेमेंट कर रहा हूं। लैंडलॉर्ड ने कहा, भाई मुझे नहीं पता, मेरे को 5 लाख रुपए का किराया रहता है, वो दो, तब बात करना। अब सब टेनेंट ने कहा, सर लो 5 लाख रुपए मुझसे लो मगर मकान खोल के दो मुझे।
अब ये सब टेनेंट ये 5 लाख रुपए टेनेंट से रिकवर कर सकता है? यस, ये 5 लाख रुपए रिकवर कर सकता है, ऑब्वियसली ये रिकवर कर सकता है। बोलो ना हाँ, बोलो बोलो हाँ। क्लियर है? लायबिलिटी किसी और की, लायबिलिटी किसी और की, अमाउंट पे कोई और कर रहा है, लायबिलिटी किसी और की, पे कोई और कर रहा है क्योंकि उसका इंटरेस्ट इन्वॉल्व था, तो क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट के कारण वो रिकवर कर सकता है। अब ये बात ध्यान रख लेना यहां पर, द फॉलोइंग कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाइड बिफोर द एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेट प्रोविजन। हाँ जी, द पर्सन पेइंग द मनी, फॉर एग्जाम्पल सब टेनेंट, शुड बी इंटरेस्टेड इन मेकिंग द पेमेंट। अच्छा, उसका इंटरेस्ट क्या है? उसका सामान अंदर बंद है ना, इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट हिज ओन इंटरेस्ट, एंड द पेमेंट शुड नॉट बी वॉलेंटरी वन। वो अपनी इच्छा से यानी कि मित्रता निभाने के लिए नहीं कर रहा, वो मजबूरी में पेमेंट कर रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द पेमेंट मस्ट बी सच एज इट वॉज द लेबिलिटी ऑफ सम अदर पर्सन। तो ये जो लेबिलिटी उसने पेमेंट की है, ये किसी और की लेबिलिटी थी, मतलब लेबिलिटी ऑफ सम अदर पर्सन, मतलब ये टेनेंट की लेबिलिटी थी जो कि सब टेनेंट ने पे की है। यहां तक क्लियर है? हाँ जी। कहते हैं अगला कॉन्सेप्ट कौन है? श्लोक खत्री कहते हैं माइनर पार्टनरशिप में रहा, मेजर होने पर तो लायबल होगा। माइनर बेटा ये पार्टनरशिप एक्ट में कराऊंगा ना, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर ये तो वही बात हो गई कि रामायण में तुम्हें दिखा रहा हूं और तुम पूछ रहे हो कि द्रौपदी का चीरहरण हुआ कि नहीं अभी हुआ। बताओ, कमाल की बात कर दी तुमने। सीरियल कोई और चल रहा है, क्वेरी किसी और सीरियल की आ रही है। श्लोक खत्री नालायक। चलिए आगे बढ़े। ऑब्लिगेशन ऑफ द पर्सन एंजॉइंग द बेनिफिट ऑफ द नॉन ग्रेटिट्यूअस एक्ट। अब हुआ क्या, मैं अगेन आज हमारी क्लास का हीरो ऋषभ ही है भाई, मानना पड़ेगा। मैं गया ऋषभ के घर, ऋषभ के घर ब्रीफकेस भरा था नोटों के बैग का, वो इसके घर पे भूल आया। इसने भाई साहब नोट उड़ा दिए। भाई साहब दोस्त की शादी में घोड़ी के आगे नाचते नाचते उड़ाए हैं इसने, यूं नाचते नाचते। क्या मैं कह सकता हूं ये पैसा रिकवर कर सकता हूं मैं इससे? क्या मैं ये पैसा रिकवर कर सकता हूं? यस। भाई मैं तेरी हेल्प करना चाह रहा था? नहीं, नॉन ग्रेटिट्यूअस एक्ट था। ये कल की क्लास में भी समझाया था, कल की रिवीजन में भी ये टॉपिक आया था। ठीक है, हाँ जी। राहुल होल्ड करो। तो कहता है सच राइट टू रिकवर अराइज अगर 3 कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। पहला, मेरी इच्छा कहीं भी मदद करने की नहीं थी, दूसरे ने फायदा उठा लिया, मेरे नोटों को एंजॉय कर लिया। तीसरा, मैंने कोई लॉफुल चीज ही डिलीवर की है, फॉर एग्जांपल नोट, कोई चर्स गांजा नहीं डिलीवर करके आया मैं। ठीक है, चलिए एग्जांपल करने की जरूरत नहीं है। आगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द फाइंडर ऑफ गुड्स। अब फाइंडर ऑफ गुड्स क्या होते हैं? जिन्हें कोई चीज मिल जाए रास्ते से। फॉर एग्जाम्पल तुम सिनेमा हॉल में फिल्म देखने के लिए गए, कौन सी फिल्म दिखाऊं, कौन सी फिल्म दिखाऊं, कौन सी लगी हुई है आजकल? मान लीजिए जय संतोषी मां, तुम ये फिल्म देखने के लिए गए। ठीक है, इंटरवल हुआ जय संतोषी मां का, और तुम जैसे ही बाहर निकले तुम्हें सोने की अंगूठी मिल गई। तुम वहां सबसे पूछ रहे हो ये आपकी है, ये आपकी है, ये आपकी है, ये आपकी है। कल्पनाओं से परे सब कुछ चल रहा है। सारे कहीं नहीं 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 हमारी नहीं है, नहीं 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 हमारी नहीं है। अच्छा जी, तो फिर आप पूछे मैनेजर के पास, भाई अगर कोई मिल जाए तो उसको दे देना। मैनेजर ने अनाउंसमेंट की कि ये गोल्ड की रिंग किसी की गुम गई है, किसी की भी हो तो हमसे कांटेक्ट करें। भाई कोई नहीं आया कांटेक्ट करने, लगे नहीं रहा कि हम भारतवर्ष में रहते हैं। भाई साहब हुआ क्या, कमाल की बात हो गई। अब हुआ क्या, पिक्चर खत्म हुई, तुम पहुंचे मैनेजर के पास, हाँ जी कोई आया? उसने कहा नहीं। तो आपने कहा लाओ फिर मुझे दो। और क्या? मैनेजर ने कहा अबे जाना, मेरे यहां मिली है तो मेरी है। तुमने कहा अबे तू जाना, तेरे यहां तो मिली है तो क्या हुआ, मिली तो मुझे है तो मेरी है। आप दोनों में झगड़ा हुआ, किसकी है? जिसको मिली है, फाइंडर आप हो। अब आपका एक कर्तव्य बनता है कि आप इस रिंग को संभाल के रखोगे। कब तक? जब तक वो ट्रू ओनर ना आ जाए, जब तक असली मालिक ना आ जाए। जैसे ही असली मालिक आ जाएगा तुम्हारा कर्तव्य बनता है कि तुम उसे लौटा दोगे।
और जब तक वो नहीं आता तब तक उसकी प्रॉपर केयर करोगे उस चीज की। ऐसे नहीं कि सोने की वो जो तुमने रिंग है वो मकान के बाहर टांग रखी है नजर उतारने के लिए, जैसे लोग लाल मिर्च या हरी मिर्च टांगते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। चले, जैसे ही ट्रू ओनर आएगा उसे लौटाना पड़ेगा। तुम इस गुड्स को यूज नहीं कर सकते ना, तुम्हें उसे संजो के रखना पड़ेगा, ठीक है ना। कोई दिक्कत? पता लगा लोगों की शादियों पे गिफ्ट दे रहे हो, ऐसा नहीं कर सकते। तो ये तीन चीजें, तीन राइट है, ध्यान रखना। Does the finder of the goods lost goods has, इसे तीन काम करने पड़ेंगे। चलिए, मनी पेड बाय द मिस्टेक और अंडर अ कोर्शन। अगर मान लीजिए आपको गलती से, मान लीजिए मैंने रामलाल को पैसा भेजना था बट गलती से पैसा चला गया चेतना को, पैसा भेजना था चेतन शर्मा को, चला गया गलती से चेतना शर्मा को। समझ आई बात? मिस्टेक हो सकती है, यस। तो चेतना ये मेरा पैसा खा जाएगी या मुझे लौटाएगी? नहीं रुचि का बेटा, पहली 5 क्लासें यूट्यूब पे हैं बस ऑडिट की। हाँ जी, क्या चेतना ये पैसा खा जाएगी या लौटाएगी? लौटाएगी, क्योंकि मुझसे गलती हुई है, उस गलती से वो फायदा नहीं उठाएगी। तो यही तो ये कॉन्सेप्ट है ना क्वाजी का, बस जी। तो ये था आपका। अच्छा, एक डिफरेंस आप आज पढ़ सकते हो क्वाजी और कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। तो ये था जी आपका पूरे का पूरा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। एक बार बोलो टैन टैन टैन। अगर फाइंडर से वो खो गया तो उसके ऊपर केस किया जा सकता है। अगर उसके वहां चोरी हुई है तो उसकी कोई गलती नहीं है, बट उसने अगर उसकी गलती से खोया है तो वो लायबल होगा। केस लॉ याद नहीं करना इसमें कोई। अब अगला चैप्टर मैं कौन सा शुरू करने जा रहा हूं? कोई हिंट? कोई हिंट? हम एक ऐसा चैप्टर शुरू करते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है कंपनी। कंपनी 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 कंपनी। इसके सारे प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन करने शुरू करो, जो मैं ऑलरेडी शेयर कर चुका हूं टेलीग्राम पर। जो यूट्यूब पे इस क्लास को सुन रहे हैं, ध्यान रखिएगा हर क्लास के नीचे टेलीग्राम का लिंक है। जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया वो ज्वाइन कर सकते हैं, वो ज्वाइन कर सकते हैं उस लिंक पर। उसी टेलीग्राम के चैनल पर ही सारे के सारे पीडीएफ हैं जो ये मैं क्लास में यूज कर रहा हूं, ठीक है भाई। कुछ बच्चे कह रहे हैं पहले सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट करा दो। मैं इंपॉर्टेंट के हिसाब से करवा रहा हूं, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बाद अगला इंपॉर्टेंट कंपनी एक्ट होता है, तो इसलिए। तो बताइए कैसे करना है? कंपनी करा दूं ज्यादा बेटर रहेगा? ज्यादा बेटर रहेगा। मान लो लेक्चर ना किया हो, कंपनी लॉ के लेक्चर ना किए हो, तो एक काम करो, पहली 2 क्लासें करके देखो। अगर ना किए हुए भी अगर समझ आ गए तो आ गए फिर, ठीक है। चलिए, तो कंपनी कराऊंगा, धीरे धीरे करके करेंगे। ये भी रिवीजन हमने बहुत टाइम में लिए भाई। अगर आप देख रहे हो तो बहुत इनफ टाइम लगाया हमने इसकी रिवीजन में। चलिए, कल की टाइमिंग 9:30 बजे। भाई साहब, चाहे मैं कह रहा हूं तूफान आ जाए, बारिश आ जाए या सुनामी क्यों ना आ जाए, पोपली 9:30 बजे स्क्रीन के बाहर मिलेगा। चलिए, धन्यवाद।